Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome to today's video. So guys, in this video we are going to analyze three stocks mainly. So पहला स्टॉक जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा फ्रॉम अ वैल्यू बाय पर्सपेक्टिव कि उसमें कैसी अपॉर्चुनिटी है, किस बेसिस पे हमें ऐसे स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए. दैट स्टॉक्स नेम इज सनोफी इंडिया. और उसके बाद मैं दो स्टॉक्स और कवर करूंगा अपनी वीडियो में. दोज टू स्टॉक्स आर BCG, दैट इज ब्राइटकॉम ग्रुप, एंड वाकरंगी. ये दो दीज टू स्टॉक्स आर अ पार्ट ऑफ व्यूअर्स क्वेरी. सो उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनमें अपॉर्चुनिटी है या नहीं. So all these things we are going to cover in this video. Let's get started. So यार यहाँ पे मैं सनोफी इंडिया के स्क्रीनर्स पेज पे आ गया हूँ. अगर स्क्रीनर पे भी आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, सनोफी इंडिया इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. सो ये मैन्युफैक्चर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बेचने के बिजनेस में है इंडिया में. इनके ज़्यादा ब्रांड्स का नाम तो मैंने नहीं सुना है, बी ऑनेस्ट, बट ये कॉम्बी फ्लेम का नाम सुना है मैंने. ठीक है, तो इनके जो है दीज आर द टॉप ब्रांड्स आउट ऑफ द 100 फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स इट हैज़ इन इंडिया. सो इनके और टोटल 100 ब्रांड्स हैं, जिनमें से 4 फेमस हैं काफ़ी, लेंटस, एल्जेब्रा, कॉम्बी फ्लेम और एक और. ये 3 ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. इनके डायबिटिक प्रोडक्ट्स भी हैं, इनके ऑरल सॉलिड्स भी हैं, इनके एंटी कोगुलेंट्स भी हैं. आई होप आई एम प्रोनाउंशिएटिंग इट करेक्टली. एंड कार्डियोलॉजी, कंज्यूमर हेल्थ केयर, मतलब काफ़ी सारे बिजनेस हैं इनके. अगर मैं इनका देखूँ तो इनके जो ब्रांडेड जेनरिक है 79% रेवेन्यू इनका वहाँ से आता है, 70% इनका डोमेस्टिक सेल से आते हैं. और ये मतलब बाकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो. तो सनोफी इंडिया, वैसे इन जनरल सनोफी का नाम तो मैंने सुना ही है, इसके ब्रांड में बस कॉम्बी फ्लेम का ही नाम सुना है. बिजनेस से हमें उतना आइडिया लग नहीं रहा है, ऑल दो बिजनेस फार्मेसी का काफ़ी ज़्यादा क्लियर है इंडिया में और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है. तो वहाँ पे मेरे को कोई ऐसा डाउट क्रिएट नहीं होता है. तो बीट सनोफी इंडिया, बीट ओरो फार्मा, बीट एलेम्बिक फार्मा, मैं इन सब फार्मा की कंपनीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश ही हूँ. नाउ एक बार अब हम इनके फंडामेंटल्स को देखेंगे, डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल में सब कुछ ठीक है या कोई रेड फ्लैग्स हैं. तो मार्केट कैप वाइज देखूँ मैं तो 15,000 करोड़ की कंपनी है. इट्स अ मिड कैप कंपनी विद द पी रेशियो ऑफ 25.8. जितनी सही से कंपनी ग्रो कर रही है, 25.8 का पी रेशियो थोड़ा सा कम की साइड पे आता है, विच मीन्स इट इज एन अंडर वैल्यूड बाइंग अपॉर्चुनिटी. और मतलब ऐसा लग रहा है, लेकिन डिटेल में देखते हैं. ROC वैल्यू 34%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26%, बहुत अच्छी फिगर है. 25% से ऊपर ROC को मैं अच्छी बोलता हूँ, तो दिस इज अगेन एब्सोल्युटली परफेक्ट फिगर. रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है. बुक वैल्यू की यहाँ पे ज़्यादा अहमियत है नहीं, क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कम लैंड से और कम फैक्ट्री से. तो सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. सो यहाँ पे हमारे लिए बुक वैल्यू की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाती. प्रमोटर की होल्डिंग 60% है, डिविडेंड की 2.8 है, बाकी सारी चीज़ें तो मतलब ठीक है, देखने के लिए हैं. और अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे तो कंपनी 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे ही ट्रेड कर रही है अभी. सो मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी एक बाय सिग्नल है. बाकी एक बार जाके अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखूँ तो रिसेंटली जो है 230 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं. डॉट ऑल टाइम हाई पे नहीं है, बट रीसेंट क्वार्टर्स में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी फिगर है. इस 530 करोड़ को आप हाईएस्ट एवर मत मानो, बिकॉज यहाँ पे 500 करोड़ की एबनॉर्मल अदर इनकम आई थी. अगर मैं इस 504 करोड़ की फिगर को जीरो भी मान लेता हूँ तो भी ये मेरे 688 करोड़ की जो फिगर है, लगभग 500 माइनस हुए, लगभग 180 बचा. 25% टैक्स करने के बाद 150 या 140 के आसपास करोड़ यहाँ पे होगा, तो विच इज ऑल्सो गुड फिगर. तो इतना में घबराने वाली बात नहीं है. और अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखूं तो इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स किया है, विच इज़ कमेंडेबल. और इन्होंने अपने प्रॉफिट को ऐसा लग रहा है हमें कि 4 टाइम्स किया है. ठीक है, ऐसा हमें लग रहा है कि 4 टाइम्स किया है, लेकिन है यहाँ पे जो ये 504 करोड़ की फिगर थी ना, वो अभी भी इसमें इंक्लूडेड है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि उस फिगर को माइनस करके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं. तो अगर मैं उस फिगर को माइनस करके करना चाहूँ तो हमारा जो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, दैट इज 1388 माइनस दैट 580 करोड़. 580 था ना, 504 था या 504 करोड़ माइनस 504 करोड़. दिस इज 884 करोड़ एंड मल्टीप्लाई बाय 0.75 आफ्टर पेइंग 30 ऑलमोस्ट 25% टैक्स. सो बेसिकली मेरा जो प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 663 करोड़, जो कि अगेन ऑल टाइम हाई की फिगर है. एंड अगर मैं अपने उस ऑल टाइम हाई के फिगर के प्रॉफिट्स को इसके मार्केट कैप से डिवाइड करना चाहूँ, या पी रेशियो इज कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 22.6, तो ये 25.8 की पी रेशियो भी थोड़ी ज़्यादा ही दिखा रहा है यहाँ पे. पी रेशियो जो है 15,000 करोड़ जो मार्केट कैप है, डिवाइडेड बाय द ईयरली प्रॉफिट, जो कि हमारा यहाँ पे या ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट, जो कि निकल के आएगा ऑलमोस्ट 663 करोड़. सो हमारी पी रेशियो ऑलमोस्ट 22.2 की हो जाएगी, जो अगेन कम की साइड पे है. तो सारी चीज़ें अभी तक कंपनी के फेवर में ही जा रही हैं. बैलेंस शीट देखूँ मैं तो लोन सिर्फ 25 करोड़ है, लेकिन मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ. मैं यहाँ पे अदर एसेट्स में गया, अदर एसेट्स में देखा इनके जो कैश इक्विवेलेंट है वो 1500 करोड़ के हैं. इवन इनकी इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इवन जो इनके कैश इक्विवेलेंट है वो 1500 करोड़ के हैं और लोन इनके पास सिर्फ 25 करोड़ का है. तो मतलब इट इज़ अ नेट डेट फ्री कंपनी एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. कंपनी अपना पैसा भी अच्छे से ग्रो कर पा रही है. कंपनी ने प्रॉफिट को भी अच्छे से ग्रो करके प्रूव किया है दैट या कंपनी को बिजनेस करना आता है, हवा में तीर नहीं चला रही है. अनलाइक पेटीएम जोमेटो, या मेरे को पेटीएम जोमेटो पे मजाक बनाने में बड़ा मजा आता है, बिकॉज ऑल दो दे आर लीडिंग स्टार्टअप जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, बट वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं. तो यार मतलब मत ही पढ़ना उनमें अगेन.
और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाना चाहूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग एकदम कांस्टेंट है, एफआईएस ने थोड़ा सा बेचा है, देन अगेन वो डीआईएस ने खरीद लिया है। पब्लिक की होल्डिंग 11.96% हमें दिख रही है और -1.44, तो ऑलमोस्ट 10.5% पब्लिक की होल्डिंग है, जो कि काफ़ी कम है, तो अच्छी बात है। विच मीन्स कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पैसा है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है, तो इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मैं आपको एक बार टेक्निकल पे लेके जाना चाहूँ तो एक बार टेक्निकल पे मैं ले जाता हूँ। सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ सनोफी इंडिया। आपको दिख ही रहा है कि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा नीचे आया हुआ है और मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी बाय सिग्नल है। अगेन आई वुड लाइक टू रीट्रेट, मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी इज व्हेन अवर करंट प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो 50-day मूविंग एवरेज एंड 50-day मूविंग एवरेज इज ट्रेडिंग बिलो 200-day मूविंग एवरेज। हम क्यों इस प्राइस पे खरीदते हैं? बिकॉज इस प्राइस पे बहुत सारे ट्रेडर जिन्होंने भी पहले खरीदा हुआ है वो सारे लॉस में हैं एंड हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है वो। और प्लस यार 99% ट्रेडर्स लॉस में हैं एंड 99% ट्रेडर्स इस प्राइस पे बेचने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनका लॉजिक होता है कि गोल्डन क्रॉसओवर पे खरीदो एंड डेड क्रॉसओवर पे बाय करो। तो यहाँ से देखा जाए तो डॉट ऑलमोस्ट 38% का पोटेंशियल है, जिसको आने में 1.5 साल से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लगना चाहिए। जैसे जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, जो कि 1-1.5 साल में पहुँच जानी चाहिए, मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगी, तो ये स्टॉक भी हमें बहुत 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 अच्छे प्रॉफिट बना के देंगे। सो फॉर दैट रीजन, फॉर ऑल दीज रीजन, सनोफी इंडिया इज अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एक्वायर इट इन माई पोर्टफोलियो। अगेन मैं अपने हिसाब से बाय करूंगा, आप अपने हिसाब से बाय करो, बट स्टिल अपने पोर्टफोलियो के 3% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करना, बिकॉज इट इज़ नॉट अ लार्ज कैप कंपनी, इट इज़ जस्ट अ मिड कैप कंपनी। सो एक एसेट एलोकेशन मेंटेन रखना। एंड अगर आप इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हो तो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑन बाय और सेल, दिस इज जस्ट एन एजुकेशन वीडियो फ्रॉम माई साइड। नाउ कमिंग टू द व्यूअर्स क्वेरी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार व्यूअर्स क्वेरी का कमेंट। सो सुभाष जी ने पूछा है, थैंक्स फॉर द वीडियो, प्लीज मेक वीडियो ऑन वाकरंगी एंड बीसीजी। तो इसको मैं क्विकली कवर कर देता हूँ एक बार। तो वाकरंगी की मैं फाइनेंशियल पे गया, मेरे को फाइनेंशियल्स में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। स्मॉल कैप कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 5% है, सिर्फ 4% है। यार मैं 25% से नीचे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बिजनेस में तभी वर्क करता हूँ जब वो एनबीएफसी या बैंकिंग के फील्ड में हो। इट इज़ नॉट इन दैट फील्ड, सो नहीं, मतलब यहीं पर रिजेक्ट हो जाती है कंपनी मेरे लिए। बट बुक वैल्यू करंट प्राइस के इक्वल है, और अगर मैं नीचे जाके इनके प्रॉफिट्स एंड ऑल स्टेटमेंट्स को देखना चाहूँ तो ग्रोथ कुछ खास मेरे को दिख नहीं रही है। 10 करोड़, 21 करोड़, 31 करोड़, 11 करोड़, 13 करोड़, मतलब ठीक है, ओके चल रहा है बिजनेस। और अगर मैं ईयरली बेसिस पे भी देखना चाहूँ तो भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है। 11 साल पहले इनकी जो सेल्स थी अभी भी इनकी वही सेल्स है। 11 साल पहले इनके जो प्रॉफिट थे अभी बस उसके डबल प्रॉफिट है, और वो भी कुछ अदर इनकम में तो नहीं है। हाँ, अदर इनकम में कुछ अनॉमली नहीं है, बस यार 11 साल में प्रॉफिट का सिर्फ डबल होना, सेल एग्जैक्टली उतनी ही रहना, मतलब बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन उसके बाद से जिस भी रीज़न से ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरी, मैं उन रीज़न पे जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। रीज़न बीइंग यहीं पे ये स्टॉक मेरी लिस्ट से रिजेक्ट हो गया है। और अगर मैं नीचे जाके एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना चाहूँ तो एफआईएस के पास बहुत खास नहीं है, मेजॉरिटी पब्लिक के पास है और प्रोमोटर्स के पास है। अब जिस स्टॉक में एफआईएस को बहुत भरोसा ना हो, पब्लिक की होल्डिंग इतनी हाई हो, उस स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। एक रूल ऑफ थंब याद कर लो कि अगर किसी भी स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग 30 या 35% से ज़्यादा है ना, तो उससे थोड़ा सा बच के ही रहो। मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं तो कहूँगा फिर कैश में रहो, लेकिन उस स्टॉक में फिर भी मत लगाओ। सो फॉर ऑल दोज रीजन आई एम आउट ऑफ वाकरंगी। आई होप आई एम प्रोनाउंशिएटिंग इट करेक्टली। सो या, वाकरंगी को मेरी तरफ से थम्स डाउन है सुभाष जी। एंड सेकंड स्टॉक जो मैं ले रहा था वो है बीसीजी, ब्राइटकॉम ग्रुप, राइट। अब ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है। देखो, यूजुअली हमें कंपनीज को जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड फिगर्स देखना चाहिए, एग्री, क्योंकि कंसोलिडेटेड में उसके अंदर जितने भी उसके चाइल्ड सब्सिडियरीज होती हैं वो सब उनके फिगर्स भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर मैं कंसोलिडेटेड फिगर देखूं तो इनके प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो इसकी पी रेशियो 9.82 आती है। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ इसको स्टैंड अलोन बेसिस पे कि सिर्फ ब्राइटकॉम ग्रुप की कैसी फिगर्स है, तो पी रेशियो पहुँच जाती है 5203, जो कि बहुत हाई है। मतलब बीसीजी खुद कुछ बिजनेस कर ही नहीं रही है, सारा बिजनेस जो भी है इनके चाइल्ड एंड ऑल, मतलब बाकी जो स्मॉल कंपनीज इन्होंने अपने अंडर खोली हुई है, सारा बिजनेस सिर्फ वही कर रही हैं। तो यार मतलब आई एम गेटिंग अ लिटिल स्केप्टिकल कि ऐसा कैसे है एग्जैक्टली, ये बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो रही है। प्लस इससे बेटर और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को पास ऑन करना चाहूँगा कि देखो यार, मेरे पास ना, देखो एक तरीके से एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि एक स्टॉक को खरीदना ना, मतलब कुछ ऐसा मान के चलो कि तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो उस कंपनी के मालिक से या उस स्टॉक से। तो अगर उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, हटाओ, ऑब्वियसली तुम ऐसे लड़के से क्यों करोगे अपनी बेटी की शादी जिस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। अगर तुम्हें क्लैरिटी ही नहीं है उसके बिजनेस की,
तो हटाओ, प्रॉफिट्स बढ़ नहीं रहे हैं तो हटाओ। अगर मतलब ये सारे रीजंस एक कंपनी को रिजेक्ट करने के हैं। सी लाइफ ना, जितना भी तुम देखोगे लाइफ अराउंड यू, इट डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिजेक्शन। हमारे मैथ्स के टीचर ने एक बार बोला था जब मैं IIT JEE की कोचिंग कर रहा था कि तुम लोगों को लगता क्या है IIT में सिलेक्शन हो रहा है? नहीं, रिजेक्शन हो रहा है। IIT में जितने भी लोग अप्लाई करते हैं 99.99% पीपल गॉट रिजेक्टेड। तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हो, रिजेक्टेड। ऑर्गेनिक फॉर्मूला नहीं रट पाते हो, रिजेक्टेड। तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो जाते हो, रिजेक्टेड। तो मतलब दीज एग्जाम्स और जो भी है क्राइटेरियाज हैं, दे आर मेंट टू रिजेक्ट सच कंपनीज, रिजेक्ट पीपल, रिजेक्ट थिंग्स, रिजेक्ट कंपनीज, जो भी तुम बोल लो। तो लाइफ भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि जो भी चीज़ें तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन नहीं कर रही हैं उनको रिजेक्ट करो, ठीक है। तो अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे को इस कंपनी के बिजनेस पे ट्रस्ट ही नहीं आ पाएगा, सी अब तुम बोलोगे हेमंत हमें कंसोलिडेटेड देखना चाहिए, एग्री, लेकिन कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन में इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। अब ये स्टॉक गिरेगा ना, अगर बाई चांस गिरा और अभी वाई गेस गिर रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से हिल जाएगा कि मैं इस स्टॉक को होल्ड करूँ या नहीं करूँ, कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जिस स्टॉक में तुम ट्रस्ट नहीं कर पाओ ना, उसको मत खरीदना चाहिए। और जितने इस पे अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे हैं ना, मेरा तो 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं एक बार अगर मैक्स पे चेक करके दिखाना चाहूँ स्टॉक में चल के आ रहा है, हाँ मतलब विद इन डेज पहले ये 140 पे पहुंच जाते हैं, देन 40 रुपये, देन 140, और यहाँ पे भी मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि स्टॉक में रिपीटेडली पंप एंड डंप्स गेम्स खेली गई हैं। आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ एक बार, तो पहले यहाँ से पंप किया 40 रुपये, फिर गिरा दिया 20-30 रुपये, फिर पंप किया 60 रुपये, फिर गिरा दिया, फिर पंप किया, फिर गिरा दिया, फिर पंप किया, फिर गिरा दिया, और उसके बाद काफ़ी टाइम तक 3-4 साल तक ये धूल चाटते रहा था, फिर पंप किया, फिर गिराया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता ये फिगर्स कैसे आई हैं, आई हैव नो आइडिया। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम, ठीक है। आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, दिन में 24 घंटे ही हैं। मैं ब्राइटकॉम ग्रुप को बहुत डिटेल में एनालाइज करने में वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा एनोमली है, हो सकता है कहीं और से कुछ पैसा आया हो जिसको ये ब्राइटकॉम ग्रुप के अंडर दिखा के पंप एंड डंप गेम्स खेल रहे हो अभी भी। और जब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होना यार, सो दिल की बात माननी चाहिए, टेक अ चिल, ऑल इज वेल, रिजेक्टेड कंपनी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करने से सुभाष जी। अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सन टीवी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और तो सन टीवी काफ़ी टाइम से नीचे है, लेकिन आप खुद से एक बार एनालिसिस करो सन टीवी वर्सेस जील, यू विल गेट द डिफरेंस। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा सन टीवी और डिटेल में डिटेल कंपैरिजन करूंगा मैं, लेकिन तुम्हें ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी। सो फॉर ऑल दीज रीजंस आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन वाकरंगी, एंड आई एम नॉट इवन गोइंग टू कंसीडर BCG। मैंने इसके पहले क्या कवर किया था, सनोफी। या सनोफी इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई एम गोइंग टू एक्वायर स्टॉक्स ऑफ सनोफी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना है। एंड अकेले अमीर बनने में कोई मजा नहीं है, तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उसको भी, उन्हें भी पता लगे अगर कोई BCG में फंसा हो या अगर कोई वाकरंगी में फंसा हो, सो दे शुड ऑल्सो गेट टू नो whether they should invest in such companies or not. So I hope you like this video. Take care, stay safe, and happy investing.